सो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ सॉल्यूशन ऑफ ज्योमेट्री पेपर। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर 12:58 पे ही आ गया था, थैंक्स टू मयूरेश जिन्होंने पिछली बार मैथ्स 1 का पेपर भेजा था। तब तो मुझे नाम नहीं पता था, अब मुझे पता है। तो उन्होंने मुझे मैथ्स 2 का भी पेपर बहुत ही जल्दी भेज दिया, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे। सो मैंने पेपर तो अभी तक नहीं देखा है ठीक से, ठीक है, बिकॉज मैं तुरंत सॉल्यूशन बनाने आ गया। सो देखते हैं कैसा आया है पेपर। पहला एमसीक्यू तो ठीक ठाक लग रहा है। इसमें बोला है क्वेश्चन में कि अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ठीक है, पेपर सॉल्यूशन। किसका पेपर सॉल्यूशन भाई? मैथ्स 2, ठीक है, स्पीड सॉल्यूशन है, 1 घंटे के अंदर हम लोग फिर से निपटा देंगे पूरा पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है अगर एंगल A 48 डिग्री है तो एंगल D कितना होगा, और ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो भाई देखो, अगर आपको थोड़ा भी प्रॉपर्टी पता हो ना सिमिलरिटी का, तो आपको पता है पहला वाला एंगल दूसरे पहले वाले के एंगल से कॉन्ग्रुएंट रहता है। मतलब पहले वाले ट्रायंगल का पहला एंगल दूसरे ट्रायंगल के पहले एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा, BD के E के कॉन्ग्रुएंट होगा, CF के कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा रहता है। तो अगर एंगल A 48 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल D भी 48 डिग्री होगा, और आपको ऑप्शन A में 48 डिग्री ही है और एंगल D ही आपसे पूछा था। देखो, अगर वो आप लोगों को एंगल E पूछ लेता, एंगल F पूछ लेता, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपको एंगल A तो पता है, आपको एंगल BC पता ही नहीं है, तो बाकी आप लोग निकाल ही नहीं सकते। ऑप्शन में क्या क्या था? ऑप्शन में देखो 83 डिग्री था, 49 डिग्री था और एक 132 डिग्री था। 132 डिग्री उन लीजेंड्स के लिए दिया गया था जो लीजेंड्स सोचते हैं कि यार पूरे ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 में से मैं 48 माइनस कर देता हूँ, 132 डिग्री आ गया, वो ऑप्शन डी राइट। बट वो लॉजिक नहीं लगाना था, वो गलत है, ठीक है। कुछ लोगों ने किया होगा, मे बी और सी तो किसी ने देखा भी नहीं होगा भाई। ऑप्शन ए मारा होगा कई सारे लोगों ने, ऑप्शन डी मारा होगा, इसका तो सबने करेक्ट किया होगा आई थिंक। सो अरेंज नहीं है ये MCQs, हाँ मिले। हाँ, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, AP इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द सर्कल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट P। अगर OP 12 सेंटीमीटर है और एंगल OP है 30 डिग्री है तो रेडियस कितना होगा? तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। OP इज अ टेंजेंट, बस फिगर बनाओ समझ में आ जाएगा। AP इज अ टेंजेंट ड्रॉन एट A ड्रॉन विद टू द सर्कल विद द सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। देखो ये क्या बोल रहा है, ये सर्कल का सेंटर O है, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, और यहाँ से एक टेंजेंट बनाया गया है AP, और इसमें बोला है अगर OP 12 सेंटीमीटर है तो तुम बताओ कि इसका रेडियस कितना होगा, और एंगल OPA कैसा है? एंगल OPA 30 डिग्री है। तो भाई हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, तो ये 30 90, तो ये कितना हुआ 60। तो ये ट्रायंगल है 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। मैंने बोला था इससे क्वेश्चन आएगा, देखो सर्कल में मिक्स करके आ गया। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है हाफ इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है? हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये तो 12 है, तो इसका मतलब हाफ इंटू 12, तो इसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों ने करेक्ट किया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट AB इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोला है सेगमेंट AB इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ पे हमने x एक्सिस बनाया, सेगमेंट AB बना लेते जो कि पैरेलल है x एक्सिस के, ये हमने बना लिया सेगमेंट AB। फिर इसमें बोला है कि पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,3, ठीक, मतलब ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट है 1,3, मतलब ये पॉइंट A कहीं पे यहाँ पे होगा, ये पॉइंट A कहीं यहाँ पे होगा 1,3, 1,3, मतलब ये y एक्सिस पे लेंथ कितनी है 3 और x एक्सिस पे कितनी है 1। तो ये कोऑर्डिनेट किसके पूछ रहा है? पॉइंट B के पूछ रहा है। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट कौन से हो सकते हैं? कैन बी बोला है, क्योंकि हम लोग बता नहीं सकते ना। बट देखो एक चीज फिक्स है, क्या? ध्यान से देखो, इस चीज को इमेजिन करो, इमेजिन करो आपने 10th में ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होंगे, MCQ हार्ड आए मैं देख रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझो, सेगमेंट AB कैसा है? x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब B यहाँ पे कोई भी पॉइंट आ जाए, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उस पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, हर जगह उसके y कोऑर्डिनेट सेम रहने वाले हैं, ये चीज फिक्स है, ठीक है। तो मतलब B का x कोऑर्डिनेट तो हमें नहीं पता, बट y कोऑर्डिनेट 3 ही रहेगा, ये चीज फिक्स है। तो ऑप्शन में देख लो, अब ऑप्शन में देख लो आंसर मिल जाएगा, ठीक। 3 किस में है? देखो D वाले में, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। और कहीं पे है क्या? -3,1 नहीं हो सकता, 5,1 नहीं हो सकता, 3,0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये x एक्सिस से पैरेलल है, और x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका y कोऑर्डिनेट हर जगह सेम होगा, तो इसका क्या होगा? 3 आंसर होगा y कोऑर्डिनेट का। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ डी ही करेक्ट हो सकता है, बहुत ही कम लोग इसको करेक्ट करके आए होंगे, ठीक है। 4th वाले में बोला है वैल्यू ऑफ 2 tan 45 - 2 sin 30 डिग्री। ये क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड से आया है, 9th में आप लोगों को थे ऐसे क्वेश्चन। 2 tan 45 और 2 sin 30, तो जिनको वैल्यू नहीं याद होगी उन लोग तो काम से गए होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। tan 45 होता है 1, sin 30 होता है 1/2, आंसर आएगा 1। 2 - 1 क्या होता है? 2 - 1 क्या होता है? 1 होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन आएगा बी।
ठीक है, तो बहुत चिंदी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द एक्टिविटी 3A, नहीं इससे पहले 2A देखते हैं। सो 2A कंप्लीट द एक्टिविटी, ये क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग फटाफट। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, देखो एक्टिविटी से पहले बी भी रहता है ना क्वेश्चन 1 में, तो वो देख लेते हैं। पहले में बोला इन ट्रायंगल ABC अगर 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल है ये, ठीक है, मतलब ABC ये आपका 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल है। देखो मैंने बोला था यार 45 45 90 30 60 90 आने ही आने, और देखो आया भी। और इसमें फिर आप लोगों को बोला कि जो AC है वो है 9√2, तो AB की वैल्यू क्या होगी, तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या है, AB है, तो ये होगा 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 9√2 काट दो 9 आ गया, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O आर कॉन्ग्रेंट। अगर मेजर आर्क AB 120 डिग्री है तो मेजर आर्क CD कितना होगा। तो मैंने सर्कल में आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो उनके दोनों आर्क भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो अगर ये ABCD कॉन्ग्रेंट है, इफ कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड CD, देयरफॉर जो मेजर आर्क AB होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा मेजर आर्क CD के, और मेजर आर्क AB अगर 120 डिग्री है तो इसका मतलब मेजर आर्क CD भी 120 डिग्री होगा, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत हार्ड आया था पेपर मतलब अगर मैं 10th में रहता तो मैं तो कर ले जाता, मतलब सिंपल लॉजिक है, बट फिर भी जिनका लॉजिक वीक है, जिन्होंने ज्योमेट्री को रटा हुआ था, पक्का उनका पेपर बहुत बुरा गया होगा। ठीक है, बहुत हार्ड तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड लेवल का था। टीचर्स तो आपको बोलेंगे कि पेपर इजी आया था, पेपर इजी आया था, बट आई नो पेपर हार्ड है। लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत सारे, जैसे अभी हमने -5,3 का आंसर दिया, वो बहुत सारे लोग रॉन्ग करके आए होंगे। पहला क्वेश्चन रॉन्ग किया होगा, अब इसमें भी देखो सेकंड वाला रॉन्ग करके आए होंगे। थर्ड वाला क्या है बोलो, थर्ड वाले में बोला फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है y कोऑर्डिनेट ना, y1 + y2 + y3/3। तो y1 इसका है, y का कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2 + y3/3। तो y कोऑर्डिनेट्स इसके क्या क्या हैं, देखो y1 है इसका -3, y2 है इसका 5, y3 है इसका 1/3। 5 - 3 क्या आएगा 2, 2 + 1 1 3, 3/3 1, तो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। कई सारे लोग इसको भी गलत करके आए होंगे, लॉजिक नहीं समझा होगा तो। अब इसमें बोला है अगर sin थीटा cos थीटा का इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है तो इसका एंगल क्या होगा। तो बहुत सारे महारथी लोग सोचेंगे 6.2 रिड्यूस्ड है, तो पूरा टेबल हमें करना नहीं है, बट टेबल इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई sin थीटा cos थीटा के एक ही जगह पे इक्वल होता है। कब इक्वल होता है, जब दोनों की वैल्यू 1/√2 हो जाती है। 1/√2 कब होती है, 45 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री, खत्म। डायरेक्टली आपको लिखना था कि थीटा 45 डिग्री पे दोनों इक्वल होते हैं। एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में सबसे पहली वाली एक्टिविटी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया है, बहुत IMP होता ही है ये क्वेश्चन। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने कहा भी था कि ये क्वेश्चन IMP है, इनको जरूर करके जाना, ABPCD। तो ये आपका क्वेश्चन, इसमें बोला है प्रूफ करो कि ट्राइंगल ABP सिमिलर है ट्राइंगल CDP के और एक रेशियो आपको इक्वल दे दिया है। तो भाई देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों से हो जाना चाहिए था। इन ट्राइंगल ABP इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CDP, इसमें आप लोगों को सबसे पहले देखो दो रेशियो इक्वल दे दिया, मतलब AP/CP इक्वल टू दे दिया है BP/DP। ठीक है, ABP ही रहना चाहिए, ये सही बात है, तो सही तो है। और ये आप लोगों को देखो गिवन है, तो पहले बॉक्स में आएगा गिवन, और फिर आप लोग जानते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ये, देयरफॉर जो एंगल APB होगा वो इक्वल होगा एंगल DPC के। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा DPC, DPC लिखो CPD लिखो, दोनों करेक्ट है। देयरफॉर ट्राइंगल APB ABP सिमिलर हो गया ट्राइंगल CDP के। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पे लिखोगे SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, SAS लिखना था चौथे बॉक्स में। ठीक है, तो बॉक्सेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बॉक्स में ये आएगा, दूसरे बॉक्स में मतलब पहले बॉक्स में ये, दूसरे बॉक्स में ये, तीसरे बॉक्स में ये, चौथे बॉक्स में ये, SAS टेस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरी एक्टिविटी, ओके दूसरी एक्टिविटी यहाँ रही। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो यार ज्योमेट्री बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फिर भी देख लो। ठीक है, इसमें देखो क्या बोला है कि ABCD एक रेक्टेंगल आपको ये बना के दिया हुआ है। अभी देखते हैं क्या बोला है ABCD। इसमें बोला है अगर AB 5 है और AC 13 है तो BC पता करो। अगर AB 5 है, AC 13 है तो BC पता करो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यार, BC आ जाएगा 12। तो पता कर लेते हैं ना। यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, पहले बॉक्स में ही आएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल।
ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये तो आप लोगों को लिखा हुआ है। फिर आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आएगा, ये भी आपको पता है। अब AB स्क्वायर आपको 25 हो जाएगा, ये भी आपको पता है। BC स्क्वायर AC स्क्वायर आपको पता है 169 होगा, बिकॉज 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 169 144, देयरफॉर BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। ठीक, तो दूसरे चौथे बॉक्स में ये, तो तीसरे बॉक्स में ये, दूसरे बॉक्स में ये और पहले बॉक्स में ये, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये वाली एक्टिविटी आपसे होनी चाहिए थी, ये भले ना हुई हो। ठीक है, आगे बढ़ते थर्ड वाला देखते हैं। अब देखिए इसमें कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा को कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्रूफ करना है। तो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है, आपने इसको किया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे यार, देखो कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर किरास मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दो, बात वही है। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ा है सिंस करके, वो भर देंगे हम लोग बाद में, और फिर इक्वल टू कर दिया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोसेक थीटा कॉस थीटा, और फिर आगे आप लोगों को बॉक्स छोड़ दिया यहाँ पे, इंटू लिख दिया सेक थीटा। तो भाई देखो पहले बॉक्स में ये आएगा, दूसरे बॉक्स में ये आएगा, इस बॉक्स में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इस बॉक्स में आएगा कोसेक थीटा और RHS। ठीक है, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं, और कोई एक्टिविटी है नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा देखो कुछ लोगों को ये भी डाउट आ रहा होगा कि अभी मैंने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आंसर बताया, ये वाला मैंने बताया कि आपको AB पैरेलल है तो B का कोऑर्डिनेट होगा -5,3। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे यार x कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो भाई उनको मैं बता दूं AB पैरेलल है x एक्सिस के, उसमें ऐसा नहीं बोला है कि AB लाए कहाँ करता है, तो हो सकता है उसका कहना ऐसा हो AB पैरेलल टू x एक्सिस, ये बोलना चाहता हो वो। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये तो आ ही जाएगा ना -5,3। ठीक है, तो वो सब डाउट्स मत रखो, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो वो BA पैरेलल टू x एक्सिस बोलो, AB पैरेलल टू x एक्सिस बोलो, बात तो वही है ना। तो इसीलिए वो आंसर ही करेक्ट माना जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा कुछ डाउट नहीं रखने का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का B देखते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला कि भाई अगर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रेंट है और AB is to PQ, भाई चिंदी क्वेश्चन, AB is to PQ आपको 4:5 दिया है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पता करो। तो सबसे पहले देखो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट दे दिया है, ठीक है, सिमिलर दे दिया, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हो गया आपका गिवन। ठीक है, ये हो गया आपका गिवन। देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR होगा, हम लोग जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। कौन सा थ्योरम, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो AB is to PQ दिया, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, टोस्ट। ठीक है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल फुल फॉर्म लिखना था। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया ना, ABC पता करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया 125, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ ABC हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा 125 इंटू 16, 125 इंटू 16 अपॉन 25। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा, देखो 25 5 जा 125 होता है और 5 16 जा 80 होता है, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। तो इसका आंसर आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे हाफ मार्क्स कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत चिंदी यार, थर्ड वाला देखो, यही बता देता हूँ, ये आप लोगों का सर्कल है, सर्कल में ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था बहुत IMP करके जाना, आएगा, और देखो आया भी। ठीक है, A D C, देखो आप लास्ट मोमेंट पे अगर मेरे वन शॉट्स देखे रहोगे ना, और आपने जितना क्वेश्चन मैंने बताया वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किए रहोगे, या फिर लेक्चर को ही देख के जो जो बताया वो किए रहोगे, तो आप लोग आराम से स्कोर किए होगे। बट मुझे पता है आप लोगों ने नहीं किया होगा, बहुत कम लोगों ने किया होगा, 1-2। तो एंगल DBE क्या हो जाएगा, एंगल DBE हो जाएगा इसका आर्क माइनस इसका आर्क आधा, है ना, तो हाफ ऑफ मेजर आर्क DXE माइनस मेजर आर्क AYC। तो इसको कैसे करते हैं, देखो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखेंगे कॉर्ड AD एंड कॉर्ड C आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ऐसा आपने लिखा। इसके बाद लिखोगे देयरफॉर एंगल DBE इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर आर्क DXC, कितना दिया हुआ है, DXC दिया 105 और वो दिया है 47, तो 105 माइनस 47 कितना होता है, आई थिंक 58 होता है, तो हाफ इंटू 58
इज इक्वल टू आ जाएगा 29 डिग्री, तो इसका एंगल आ जाएगा 29 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते। थर्ड में बोला है ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एंड सेंटर हो। तो पहले सेंटर हो लो, राउंडर से 3.2 सेंटीमीटर लो, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वाह क्या सर्कल बनाया है। फिर क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू पॉइंट P यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट P मान लेते हैं, ये हमने इसको एक्सटेंड किया। अब यहाँ पे पॉइंट P से लेके आप आर्क मारोगे, आर्क मारोगे, आर्क मारोगे, आर्क मारोगे, आर्क मारोगे, आर्क मारोगे। ठीक है, तो ये आपने बना दिया सर्कल। इसमें बोला है विथ यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते तो हम लोग दूसरा वाला कंसेप्ट लगाते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते फिर यहाँ से एक टेंजेंट, यहाँ से एक टेंजेंट बनाते, वो अलग होता है। बट ये सिंपल आप लोगों को बोला हुआ था, तो यहाँ पे आप लोग ऐसा बना सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का सिंपल है, स्टेप वगैरह नहीं लिखते यार इसमें। ठीक है, एक चीज अगर 40 में से 40 अगर आपका आएगा और एग्जामिनर ढीठ होगा, वो आपका मार्क्स काटना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, आपने यहाँ पे इस लेंथ का, इस टेंजेंट को नाम L नहीं दिया, यहाँ पे मार्क्स काट लेगा। आपने यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाया, यहाँ का मार्क्स काट लेगा। आपने यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया A, यहाँ का मार्क्स काट लेगा। तो तीनों मिला के वो आधा मार्क्स काट सकता है अगर ढीठ हुआ तो, वरना आप लोगों के मार्क्स वो नहीं कैंसिल करेगा। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, मैंने बोला था ऐसे टाइप के क्वेश्चन फिक्स से आना, फिक्स से आना, फिक्स से आना करके जाओ, प्रूफ वाले मत करो, बट ये करके जाओ। तो साइन थीटा देखो 11/61 दिया और आपको कॉस थीटा पता करना है। तो आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये चीज आप लोग जानते हो। Therefore cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस 11/61 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 61 का स्क्वायर आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ 371, 3721। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3721 माइनस 121 अपॉन 3721, तो ये आ जाएगा 3600 अपॉन 3721। रूट ले लोगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा 3600 का रूट होता है 60, 3721 का रूट होता है 61, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन 61। बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला इन ट्रायंगल ABC, जो एंगल AB है, सॉरी जो साइड AB है वो है 9 सेंटीमीटर, जो साइड BC है वो है 40 सेंटीमीटर, और जो साइड AC है वो है 41 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आप लोगों को बोला हुआ है। फिर क्वेश्चन में पूछा है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, और जस्टिफाई करो। जस्टिफाई करो मतलब कौन से थ्योरम से आप ये बोल रहे हो उस चीज को प्रूफ करो। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हाँ इन ट्रायंगल ABC, पहले आपने पूरा गिवन डेटा लिख दिया। अब ले लो AC इक्वल टू 41, सबसे बड़ी वाली साइड लेते हैं हम लोग, उसका स्क्वायर करते हैं, पहला स्टेप यही होता है। देयरफॉर AC स्क्वायर आ जाएगा 1621, ये ले लिया इक्वेशन 1। नाउ अब हम लोग किसको किसको लेंगे, अब हम लोग लेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 1681 होता है आई थिंक, यस। तो ये हो जाएगा 81 प्लस 1600, तो ये हो जाएगा 1681। देख लेते एक बार, 41 इंटू 41 1 4 4 16 4 4 4 16, यस। ठीक है, तो आप लोगों का ये आ गया 1681, ये हो गया 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने बता दिया कि AC स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल कैसे पता चला? अब जस्टिफाई का मतलब क्या है? जस्टिफाई का मतलब यहाँ वो प्रॉपर्टी लिखो जिससे आपको पता चला। तो हमें कैसे पता चला? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम फुल फॉर्म लिखना था आपको। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद ऐसा भी लिख सकते हो कि देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल वैसे होगा 90 डिग्री, हाइपोटेनस के सामने वाला, तो AC के सामने B रहेगा, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये ऐसा लिख के उसके बाद ऐसा लिखना था, ये नहीं लिखे रहोगे तो भी चलेगा, मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एक्टिविटी करते 3 मार्क्स वाली। 3 मार्क्स वाली पहली एक्टिविटी ये रही, सर्कल को लेके आइए। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। सो करते हैं इसको। वैसे ये तो थोड़ा हार्ड लग रहा है, मतलब आप लोग को काफ़ी हार्ड लगा होगा ये वाला। SPTR क्यों? ठीक है, अब देखो आपको बोला है कि इसमें, अच्छा वेरीफाई करो। तो यार ये तो थियरम आया है आप लोगों का, जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में थियरम दिया हुआ था ना, वो एकदम सेम टू सेम आया आप लोगों को। आपको मैं बता देता हूँ ये थियरम कहाँ पे है। ठीक है, आप लोग अगर सर्कल चैप्टर ओपन करोगे, सर्कल चैप्टर, तो उसमें आप लोगों को ये रहा सेम टू सेम PRSQT। हाँ, आप लोगों को देखो पेज नंबर 71 पे यहाँ आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हो। तो देखो मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना है। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को बोला है STQ 58 डिग्री है और PSR 24 डिग्री है। एंगल STQ आपका 58 डिग्री है और एंगल PSR आपका 24 डिग्री है।
तो सबसे पहले लिखा इन ट्रायंगल PTQ मतलब PTS, जैसा आपको लिखा है एक्टिविटी में वैसा लिख रहा हूँ मैं। तो एंगल SPQ क्या हो जाएगा, एंगल SPQ हो जाएगा एंगल STQ, ठीक है, एंगल STQ माइनस एंगल PSR। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है ये, सिंस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। देयरफॉर एंगल SPQ क्या हो जाएगा, SPQ हो जाएगा 58 माइनस 24, 58 माइनस 24 इज 34 डिग्री। अब मेजर आर्क QS क्या हो जाएगा, मेजर आर्क QS हो जाएगा 2 इंटू एंगल, अच्छा मैं बता नहीं रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले जो एंगल SPQ है ना, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये किसके इक्वल होगा, STQ माइनस PSR, ठीक है। मतलब इस एंगल और इस एंगल को आप माइनस करोगे तो जो ये एंगल होता है वो आपको निकल के आता है। ये कहता है हमारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अगर आपको नहीं भी पता था ये थ्योरम तो एक ट्रिक क्या थी, यहाँ पे 34 डिग्री लिखा था, ये 34 डिग्री कब आता, जब 58 में से 24 माइनस होता, तो इसका मतलब यहाँ पे 24 किसका है, PSR का। तो इस तरीके से आप इस बॉक्स को भर सकते थे। फिर इसमें क्या है, मेजर आर्क QS, मेजर आर्क QS P क्या है, P इंस्क्राइब्ड एंगल है किसमें, QS में। तो इसका मतलब जो एंगल P होगा वो QS का आधा होगा, तो इसका मतलब जो QS होगा वो एंगल P का डबल होगा। तो इसका मतलब मेजर आर्क QS, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से पता करते थे। तो इंस्क्राइब्ड एंगल है तो यार ये इक्वल होगा एंगल SPQ के, 2 इंटू एंगल SPQ, है ना, क्योंकि SPQ क्या इंस्क्राइब्ड एंगल है। अब यहाँ पे आप लोगों को रीजन में क्या लिखना है, SPQ तो आपको पता है 34 डिग्री है, तो 2 इंटू 34 ये आ गया 68 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, IAT मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब देखो सिमिलरली करके क्या बोला है, सिमिलरली जो मेजर आर्क PR है, सिमिलरली मेजर आर्क PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा डबल ऑफ एंगल PSR, ठीक है। सेम रीजन यहाँ पे भी, PSR आपका कितना है, PSR आपका 24 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 48 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। अब सिमिलरली हो गया, देयरफॉर हाफ ऑफ मेजर आर्क QS, हाफ ऑफ मेजर आर्क QS प्लस मेजर आर्क PR इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क QS। यहां से हाफ ऑफ मेजर आर्क QS के किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल SPQ के, ठीक है। और मेजर आर्क PR किसके इक्वल है, मेजर आर्क PR हमने देखा इक्वल है डबल ऑफ PSR के, जो कि आया 48 डिग्री, ठीक है। तो 68 डिग्री प्लस 48 डिग्री, इस बॉक्स में क्या आएगा, 68 डिग्री प्लस 48 डिग्री, दैट इज 116 डिग्री, है ना। तो इसमें आएगा 116 डिग्री विच इज इक्वल टू 58 डिग्री। मेरी बात नहीं समझे, नहीं समझे, रुको समझाता हूँ, समझिए समझाऊँ। देखो ये हो गया 1, ठीक है। बट हमें पता है कि जो STQ है वो 58 डिग्री है। बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि यार देखो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी में मैं ऐसे ही कराता हूँ, इसमें भी क्या बताऊँ खुद से, ठीक है। देयरफॉर जो हाफ ऑफ मेजर आर्क PR होगा प्लस मेजर आर्क QS होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा एंगल STQ के, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 आगे भी है क्या, आगे रहना चाहिए था, नहीं है, चलो नहीं है, ठीक है। तो एंगल STQ के इक्वल आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये ब्रैकेट बनाया है क्या, क्योंकि यार थ्योरम तो ऐसा नहीं है ना, थ्योरम में तो दोनों को जोड़ते फिर आधा करते हैं। हाँ वही ब्रैकेट बनाया है, वही मैं सोचूं, ठीक है। चलो अब मेरी बात अच्छे से समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्सटीरियर एंगल से SPQ निकाला 34 डिग्री, और हमने मेजर आर्क QS निकाला इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से, वो था SPQ का डबल, तो 2 इंटू 34 ये हुआ 68 डिग्री। फिर हमने क्या किया, मेजर आर्क PR निकाला, वो PSR का था डबल, अगेन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये आया 48 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे बोला था हाफ ऑफ मेजर आर्क QS प्लस हाफ मेजर आर्क PR। मेजर आर्क QS कितना है, मेजर आर्क QS है 68, और मेजर आर्क PR कितना है, मेजर आर्क PR है 48, तो 48 प्लस 68 कितना आ जाएगा 116 डिग्री, इसलिए इस बॉक्स में 116। फिर इसका आधा हुआ तो कितना हो जाएगा 58 डिग्री। बट हमें पता है यार STQ 58 डिग्री है, देखो STQ 58 डिग्री है, तो इसका मतलब इस आर्क को और इस आर्क को जोड़कर अगर इसका आधा करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना था फ्रॉम 1 and 2। अब देखो बॉक्स कहाँ कहाँ है, मैं बना देता हूँ। बॉक्स सबसे पहले आपका यहाँ पे, फिर दूसरा बॉक्स है यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पे, फिर तीसरा बॉक्स है 2 इंटू 34 इक्वल टू 68 डिग्री पे यहाँ पे, ठीक है। फिर है 2 ट्वाइस ऑफ एंगल PSR इज इक्वल टू बॉक्स छोड़ दिया है, हाँ, तो ये 48 डिग्री पे अगला बॉक्स, फिर अगला बॉक्स मैंने बना दिया है, और लास्ट बॉक्स ये। तो ये कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 मार्क्स यहाँ पे लेने थे। इंस्क्राइब बेसिकली आपको प्रूफ करना था, थ्योरम टाइप का क्वेश्चन था, बट फिर भी यार एक्टिविटी थी, उतनी हार्ड नहीं थी जितना हार्ड आपको ये लगा होगा। ठीक है, इजी था यार क्वेश्चन, देखो सब कुछ आपने आसानी से कर लिया। बट इसके आगे वाली एक्टिविटी तो और आसान है, मिड पॉइंट थ्योरम है वो। चलिए अब ये सेक्शन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ, तो इसमें बोला है कि यहाँ पे सेगमेंट ए बी है जिसको पॉइंट पी डिवाइड करता है इन द रेशियो 3:1। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, ये है 4 - 3 और ये है 8 और 5। ठीक है, तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, इसमें आप लोगों को m/n का रेशियो क्या दिया है, 3:1। ठीक है, मतलब ये पार्ट पूरा 3 है और ये पार्ट पूरा 1 है। तो इसमें आप लोगों को पता करना है x और y के कोऑर्डिनेट्स। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे होगा। फॉर्मूला तो आपको पता है ना, देखते हैं। सो बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, सेक्शन फार्मूला कहता है yx = mx2 + nx1 अपॉन m + n और y = my2 + ny1 अपॉन m + n, यही कहता है। चलो भाई देखते हैं। ठीक है, सो x2 कितना है, x2 है 8, तो 3 × 8 1 × 4 अपॉन 3 + 1 m + n मतलब 3 + 1। और y = क्या आ जाएगा, my2 कितना है 5, तो 3 × 5, n कितना है, n है 1, y1 कितना है -3 और नीचे आ जाएगा 3 + 1। ठीक है, फिर आगे बॉक्स खाली छोड़ दिया +4 लिख के, 3 × 8 = 24 + 4 अपॉन 4 और y = 15 - 3 अपॉन 4। ठीक है, तो x = आ जाएगा देखो 28/4, ये क्या आ जाएगा 28/4 कट के आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा y = 12/4 और कट के आ जाएगा 3। तो आंसर कौन कौन से आएंगे, देखो बॉक्स कहाँ कहाँ पे, ये पहला बॉक्स, फिर ये दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स और छठा बॉक्स किधर है भाई, 2 2 4 2 6, ओहो हो, एक बॉक्स यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 6 बॉक्सेस आसान क्वेश्चन था यार, ये वाला क्वेश्चन तो करेक्टली करके आए होगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन करना है 4 में से, ये क्वेश्चंस देखो करते इजी हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी का पहला करते हैं। इसमें 4 में से 2 करना था। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कंस्ट्रक्शन अवॉइड करके पहला वाला कर लेता, चौथा वाला कर लेता, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री मुझे आता था, पहला वाला आता था, कंस्ट्रक्शन थोड़ा लंबा जाता है, कंस्ट्रक्शन वाला भी करता बट वो बाद में करता। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस तो इजी थे और एक थ्योरम था, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, और वो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से आई थिंक आपको प्रूव करना था, है ना। सो जो भी हो, यहाँ पे अगर आप थ्योरम नहीं भी करके गए थे तो भी आपका काम हो जाता, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छे से कर रखी होगी तो। ठीक है, वरना आपसे वो भी सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोगों को पहला क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक में आपका एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, सो एक्टिविटी फॉर्म में भी इजी होते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है सेगमेंट एक्स वाई अगर एसी के पैरेलल है, ये आपका ट्रायंगल है और यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे ए सी बी है, ए सी बी जे सी बी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सेगमेंट एक्स वाई जो है वो पैरेलल है सेगमेंट ए सी के, ऐसा इनका कहना है। और फिर इसमें बोला है 2ax 3bx के इक्वल है। ठीक है, तो करना क्या था यार, इसमें हम लोग क्या करते थे, पहले रेशियो निकालते थे। 2ax अगर 3bx के इक्वल है तो इसका मतलब ax/bx क्या हो जाता था, ax/bx हो जाता था 3/2, है ना। फिर हम लोग इसमें क्या लगाते थे, कंपोनेंडो लगा देते थे। देयरफॉर ax + bx/bx इज इक्वल्स टू 3 + 2/2, यहाँ पे हमने लगाया कंपोनेंडो बाय कंपोनेंडो। ठीक है, तो ये देखो ax + bx क्या होता है, ax + bx होता है ab, तो ये आ जाएगा ab/bx = 5/2। ये हो गया इक्वेशन 1। क्वेश्चन में करना क्या है आपको, AC की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, फिर 2 ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। कौन कौन से, ACB को XYB के हम लोग इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग, ACB को XYB के इक्वल। यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हम एंगल को इक्वल प्रूफ करते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल XYB जो एंगल CAB है वो इक्वल है एंगल YXB के, और जो एंगल और जो एंगल ACB है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल XYB के। दोनों का रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों में आपको लिखना था। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ACB जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल XYB के। और ये कैसे हुआ, ये हुआ AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से, AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। पेपर हार्ड आया था आई थिंक, काफी टफ था। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम लगा सकते हैं। बट थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से भी एक अच्छा ऑप्शन है, हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं, बिकॉज एरिया तो हमें मालूम नहीं है ना। सो रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा देखो AC/XY
इज इक्वल टू सी बी अपॉन वाई बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स बी। तो हमें देखो पता क्या करना है, हमें पता करना है ए सी, और हमें पता क्या क्या है, हमें ए एक्स अपॉन बी एक्स पता है, ऑब्वियसली हमें ए बी अपॉन बी एक्स पता है, मतलब ए बी अपॉन बी एक्स हमें पता है, और ए सी हमें पता नहीं है, और एक्स वाई पता है क्या हमें, एक्स वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, वही मैं सोचूं सॉल्व तो होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लेंगे बाय टेकिंग, यहाँ पे आपको लिखना होगा करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CSST, ठीक है। तो बाय टेकिंग इसमें से दो रेशियो हमने उठाया, AC अपॉन एक्स वाई इक्वल किया AB अपॉन एक्स बी के। तो हमें AC पता है, AC पता नहीं है, XY हमें पता है 9, AB अपॉन एक्स बी हमें पता है 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC की वैल्यू आ जाएगी 9 5 45 अपॉन 2 दैट इज 22.5 यूनिट्स, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे मेन क्या क्या था, जहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं, देखो मेरे मार्क्स भी कटेंगे अभी। सबसे पहले आपने ये सब लिखा, ये सब लिखा, ये सब लिखा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे आपने गलती कर दी, यहाँ पे आपने लिखा नहीं कि आप ये चीज़ लेकर कहाँ से आए, तो आप ये चीज़ लेकर आए 1 से, ठीक है। यहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते थे, बाकी कहीं पर मार्क्स नहीं कटेगा अगर आपने ऐसा सॉल्व किया तो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम आया है, तो सबसे पहले आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दो। टेक्स्ट बुक में भी एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ था, इसलिए मैं करा देता हूँ, वरना मैं फोटो चिपका देता, ठीक है। और फिर से देखो बीपीटी वगैरह के थ्योरम नहीं आए, जबकि हम लोग साल भर चिल्लाते कि यार बीपीटी का थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बीपीटी का थ्योरम इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। लास्टली थ्योरम सर्कल से ही आता है, ठीक है। बस पहले साल मतलब 2019 में आपका थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आ गया था, बाकी हर साल तो वही सब आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो आप लोग क्या करोगे, आपको प्रूफ करना है अपोजिट साइड जो है वो अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है। अपोजिट एंगल मतलब डीबी या एसी, दोनों में से कोई भी हम लोग पेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एडीसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो एडीसी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क एसीबी एबीसी, एंगल एडीसी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क एसीबी एबीसी, या फिर आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो आर्क एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन एंगल एसी एडीसी। चलो जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा जाएंगे, आर्क एबीसी इज इंटरसेप्टेड बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल। आप लोग स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट नहीं भी लिख रहे होगे तो भी थ्योरम आपको राइट दिया जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम आपको टेक्स्ट बुक में खुद एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है। देयरफॉर जो एंगल एडीसी होगा वो हो जाएगा आधा किसका, मेजर आर्क एबीसी का। बहुत ही ईजी है यार, देखो, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये हो गया नंबर 1, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ये चीज़ नहीं है, आप लोग देख लेना। सिमिलरली यहाँ पे एंगल एबीसी भी इंस्क्राइब्ड है, इंटरसेप्टेड है, इंस्क्राइब्ड है मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। और इट इज इंटरसेप्टेड बाय आर्क एडीसी, ठीक है। सो यहाँ पे जो एंगल एबीसी होगा वो भी हो जाएगा आधा, किसका आधा हो जाएगा, मेजर आर्क एडीसी का, ठीक है, हाफ ऑफ मेजर आर्क एडीसी। ये आप लोग ले लो नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दो, पहले दूसरे इक्वेशन को ऐड करोगे, देयरफॉर मेजर एंगल एडीसी प्लस मेजर एंगल एबीसी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर आर्क एबीसी प्लस मेजर आर्क एडीसी। हाफ को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है एबीसी और एडीसी को अगर जोड़ोगे तो पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। एबीसी और एडीसी को जोड़ोगे तो पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा, और पूरे सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है 360, तो ये प्रूव हो गया 180 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंस्ट्रक्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को जाने दो, चलो करा देता हूँ। इसमें बोला है ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। तो आप लोग पहले रेशियो निकाल लो, अगर सिमिलर है तो इसमें AB अपॉन PQ इक्वल टू आएगा BC अपॉन QR इक्वल टू आएगा AC अपॉन PR के, ठीक है। क्वेश्चन कई सारे लोगों को भारी गया होगा, कोई बात नहीं। अब इसमें AB BC आपको दिया हुआ है और AB इज टू PQ का आपको रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। सिंस AB इज टू PQ इक्वल टू दिया है 3:2, देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू हो गया 3/2, इतना हुआ, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्ट्रक्ट करना है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार। AB BC AC दिया होगा, AB दिया है 5.4, BC दिया है 4.2, AC दिया है 6, यार ये तो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। AB दिया है 5.4 तो 5.4 अपॉन PQ, BC दिया है 4.8 तो 4.2 दिया ना, हाँ 4.2 अपॉन QR, और जो AC दिया है वो दिया है 6 तो 6 अपॉन PR इक्वल टू 3/2, देयरफॉर, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखोगे CST नहीं CSST, और यहाँ पे लिखोगे गिवन, ठीक है। तो ठीक है, बाय टेकिंग एक एक रेशियो करके हम PQ QR PR निकालेंगे। तो बाय टेकिंग 5.4 अपॉन PQ इक्वल टू 3/2, तो PR की वैल्यू देखो यहाँ से डायरेक्टली बोलो 3.6,
सेंटीमीटर या यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, इतना किया आपने, आगे बढ़ते हैं। अब नाउ अब किसको उठाना है, अब इसको और इसको उठाना है, तो 4.2 अपॉन क्यू आर। देखो ये पेपर सॉल्यूशन है तो यहाँ पे कंसेप्ट नहीं बताऊंगा मैं कि क्या कंसेप्ट लगाना था, है ना। कंसेप्ट में सिर्फ उसमें बताऊंगा जो बाहर का क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे ये 1.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2.8 आएगा। अब कैलकुलेशन आप माइंड में करते जाओ, मैं भी माइंड में ही कर रहा हूँ। ऑल्सो थर्ड वाला उठाते हैं तो 6 अपॉन पी आर इक्वल टू 3/2, तो पी आर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग ट्रायंगल को, सबसे पहले बेस बनाते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है, BC को बेस ले लो। ठीक है, क्योंकि ABC PQR के इक्वल है, तो यहाँ पे BC को आप लोग बेस ले लो। लोग तो बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा साइड है उसको बेस लो, बट चलता है, किसी को भी आप ले सकते हो। तो BC को हम बेस ले लेंगे। BC कितना है 4.8। ठीक है, फिर यहाँ B पे राउंडर रखेंगे। AB कितना है, AB है 5.4, है ना, AB है 5.4। राउंडर रख के 5.4 का आर्क मारा हमने, 5.4 सेंटीमीटर का। फिर हमने यहाँ पे राउंडर रखा और AC कितना है, AC है 6 सेंटीमीटर का आर्क मारा, तो ये थोड़ा ऊपर ही जाएगा, तो ये ऐसा आएगा। फिर ये हो गया हमारा पॉइंट A, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, और यहाँ पे मेजरमेंट लिख देना 4.2 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, ये 6 है ना, ये कितना है, ये 4.2 है और ये 5.4 है। ऐसा आपको मेजरमेंट लिख के आना है, वरना मार्क्स कटेंगे। PQR, QR पहले बना लिया। QR कितना भाई 2.8 ही है, बहुत छोटा है, 2.8 सेंटीमीटर। अब PQ बनाना है आपको, तो PQ कितना है भाई, PQ ये PQ ही है ना यार, PQ 3.6 है। तो यहाँ पे आपने राउंड रखा 3.6 का आर्क मारा, यहाँ पे आपने राउंड रखा 4 का आर्क मारा, ये ऐसा बना। तो ये PQR आपका रेडी हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर। ऐसा आपको बना के आना था। ठीक है, और रफ फिगर शुरू में बना लेना था, दो रफ फिगर आपको ऐसे ही बना लेना चाहिए था, आधा मार्क्स के लिए। क्योंकि ये 3 मार्क्स का है तो रफ फिगर पे मार्क्स नहीं कटेंगे, बट अगर ये 4 मार्क्स का होता तो शायद आपका मार्क्स कट जाता। ठीक है, PQR ABC रफली बनाना था, जैसे मैंने रफली बनाया है, इतना भी रफली नहीं बट फिर भी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे शो दैट, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ आया है। ये मैंने बोला था देखो कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ ना करो तो भी चलेगा। ठीक है, बिकॉज आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और कॉन्स्ट्रक्शन आता रहेगा तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। और पहला वाला भी उतना हार्ड नहीं था, बट आई नो बहुत सारे लोग उसको नहीं कर पाए होंगे। इसको इक्वल प्रूफ करना है साइन ए कॉस ए के। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने 1 शॉट में कराई थी। देखते हैं, LHS उठाया तो ये आया 10A अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए का स्क्वायर। ओवरऑल देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, उतना इजी नहीं था कि आप लोग आउट ऑफ स्कोर कर जाओ। तो कोई टेंशन नहीं है, आपने अपना पूरा ट्राई किया, अब आने वाले पेपर्स पर ध्यान दो। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक 4a। 1 + cot स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कोसेक की पावर 4 है। यहाँ पे लिखोगे सिंस जो सेक स्क्वायर ए होता है वो इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर ए के, और जो कोसेक स्क्वायर ए होता है वो इक्वल होता है 1 + cot स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो सेक की पावर 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले साइन ए को tan ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक की पावर 4a को मैंने लिख दिया क्या लिख दिया यार, हाँ 1 अपॉन सेक की पावर 4a है ना, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4a प्लस कॉट ए को मैंने लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए, तो साइड में बचा 1 अपॉन कोसेक की पावर 4a, तो वो हो जाएगा साइन की पावर 4a। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी है। सबसे पहले कॉट इक्वल टू हो गया साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, फिर आपने tan ए इक्वल टू लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर आपने कोसेक ए इक्वल टू लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, कोसेक ए इक्वल लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, और फिर आपने सेक ए इक्वल टू लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो इतने सारे रीजंस आपको यहाँ पे लिखते रहने थे। फिर देखो एक कॉस कट गया, एक साइन कट गया, तो ये आ गया साइन ए कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए साइन क्यूब ए। अब दोनों साइड से आप क्या करो, साइन ए कॉस ए कॉमन ले लो। दोनों जगह से जब आप साइन ए कॉस ए कॉमन लोगे तो यहाँ से देखो साइन ए गायब कॉस ए गायब, बचा क्या कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से देखो साइन ए गायब कॉस ए गायब, बचा क्या साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, हम जानते हैं, तो यहाँ पे बचा साइन ए कॉस ए जो कि इक्वल है RHS के। ठीक है, सो इक्वल टू RHS। इस तरीके से आप लोगों को ये प्रूफ करना था। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सिंस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। ठीक है, सो ये हमने प्रूफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था कि जो 2ax है वो 3ac के इक्वल है, राइट, या 3ax इक्वल टू 2ac था। एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा। आई थिंक ये ac अपॉन ax इक्वल टू 3/2, सो 2ac इक्वल टू 3ax था आई थिंक, है ना। चलो चेक कर ही लेते हैं यार। क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा देर तक मुझे सोचना पड़ा कि आखिर करना क्या है। देखो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट P मिड पॉइंट दिए है, तो ये दोनों साइड जो होंगे वो मतलब ये दोनों जो सेगमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले जिनको कुछ नहीं आता था उन्होंने इतना तो लिखा होगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम,
देयरफॉर पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई, साइड ए बी इक्वल टू हो जाएगी साइड सी डी के, साइड ए डी इक्वल हो जाएगी साइड सी बी के, ठीक है। और जो पॉइंट पी है वो मिड पॉइंट दिया है क्वेश्चन में, तो पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट, एम पी मतलब मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी है, तो इसका मतलब जो सी पी होगा वो इक्वल होगा पी डी के, वो इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी। इतना तो लिखा होगा सबने, है ना, जिनको कुछ नहीं आता होगा उन्होंने। फिर यहाँ पे देखो, अब जिनको कुछ नहीं आता था वो यहाँ से आगे कुछ भी कर सकते थे, किसी भी दो ट्रायंगल को लेके उसको सिमिलर बता के कुछ भी रेशियो निकाल के कर सकते थे, है ना। तो इतना उन्होंने किया ना, इतने पे उनको आधे से 1 मार्क्स मिल जाता, और आगे जो ट्रायंगल बना के फालतूगिरी करते उसमें भी 1.5 से 2 मार्क्स मिल जाता। तो आप प्रूफ करे भले ना कर पाओ, बट 1.5 से 2 मार्क्स इसमें ला सकते थे आप, ठीक है। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, अब मेथड बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई कौन सा ट्रायंगल हम लें कि उसमें AX और AC दोनों आ जाए। तो देखो AX ये है और AC पूरा ये है, तो इसका मतलब ये लाइन आनी चाहिए उस ट्रायंगल में। तो या तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लें और ये वाला ट्रायंगल ले लें, बट प्रूफ भी होना चाहिए कि वो इक्वल है। तो यार अगर हम लोग ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये कॉमन साइड हो गया और ये अपोजिट एंगल हो गया, और ये साइड भी इक्वल हो गया और ये साइड भी इक्वल हो गया, मतलब पूरा का पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। बट हमें कॉन्ग्रेंट चाहिए क्या, हमें सिमिलर बताना है, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। तो सिमिलरिटी के लिए देखो, सबसे पहले जो आपका ये एंगल है अल्टरनेट एंगल से इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। हाँ, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे कि साइड। अच्छा, एक और चीज देखो, जो CD है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। यहाँ से देखो नंबर 1 से, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, CP इक्वल टू PD इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, है ना। और यहाँ पे पैरेललोग्राम के बाद आप ये भी लिख सकते थे AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू CD, मतलब जितना गिवन समझ में आता है सब ठोक डालो। इतना होने के बाद अब देखो यहाँ पे AB आना चाहिए, AX आना चाहिए, AC आना चाहिए, क्योंकि इसका हेल्प हमें लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 ट्रायंगल चुनेंगे, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। तो इन ट्रायंगल को हम लोग इक्वल कैसे बताएंगे, सबसे पहले देखो ये अल्टरनेट एंगल बना, देयरफॉर एंगल BAX इक्वल टू एंगल XCP, ठीक है। कैसे पता चला, अल्टरनेट एंगल से, इतना हुआ। अब इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखो, एंगल AXB इक्वल टू हो जाएगा एंगल PXC के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इतना होने के बाद अगर 2 एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब जो ट्रायंगल AXB है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CXP के। अब देखो इसका नेमिंग करने में भी दिक्कत आती है, तो मैंने इसके नेमिंग का ट्रिक बताया था आपको, एक एरो यहाँ से मारो, ठीक वही एरो सामने से मारो, वही लाइन में जाओ, तो AXB CXP, ठीक है। आप लेक्चर्स देखे रहोगे तो जानते रहोगे। इसको लिखेंगे A टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। इस सिमिलरिटी से हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो अभी हम लोग रेशियो निकालते हैं। रेशियो में देखो AC नहीं आ रहा है, फिर भी देखते हैं। देखो AX अपॉन CX आया इक्वल टू BX अपॉन XP आया इक्वल टू AB अपॉन CP आया, ये हो गया हमारा CSST। बट कंपोनेंटो डिविडेंडो का खेल हम लोग जानते हैं, और हम जानते हैं AX में अगर CX हम जोड़ेंगे, AX में अगर हम CX जोड़ेंगे तो AC मिल जाएगा हमें। तो हमें AX CX वाला रेशियो उठाना है। और CP क्या है, CP क्या है, हाफ ऑफ AB है ना, इसको दे दो नंबर 2। CP क्या है, हाफ ऑफ AB है, तो हमें ये वाला रेशियो उठाना है, ये वाला रेशियो उठाना है। तो बाय टेकिंग, हार्ड क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन था, मुझे पता है बहुत लोग नहीं सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है। AX अपॉन CX इक्वल टू AB अपॉन CP, बट हम जानते हैं कि CP क्या था, हाफ ऑफ AB था, तो AX अपॉन CX इक्वल टू AB अपॉन हाफ ऑफ AB। मतलब अलजेब्रा में जितना खुश किया था उतने ही ज़्यादा इसमें आप लोगों को दुखी कर दिया इसने, मतलब इतना हार्ड नहीं बनाना चाहिए था। एटलीस्ट 3 में से एक क्वेश्चन तो ईजी है, वो सेंट्रॉइड वाला, बस सेंट्रॉइड वाला भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे बिकॉज जिनका लॉजिक वीक होगा। तो यार तीनों क्वेश्चन हार्ड दे दिए थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे टाइम पे देखो बहुत इजी आया था, हमारे टाइम पे एक कॉन्स्ट्रक्शन आया था, कॉन्स्ट्रक्शन कर ले गए, एक हमें एरिया माइनस करके उसका एरिया निकालना था, वो भी चिंदी था। हाँ, तीसरा बहुत हार्ड था, पता नहीं लापतागंज से आया था, बट अब की बार आपका 2 क्वेश्चन हार्ड आ गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी ठीक है, उनकी मर्जी। अलजेब्रा इजी बना था तो इसलिए ज्योमेट्री हार्ड बना रहे। हमारे टाइम पे अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों मीडियम लेवल का था, ठीक है। AB कैंसिल हुआ तो AX अपॉन CX क्या आ गया, AX अपॉन CX आ गया 2/1, 2 ऊपर चला गया, AB कैंसिल हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंटो लगाता हूँ तो AX प्लस CX ऊपर AC बन जाएगा और नीचे CX आ जाएगा। बट हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ से देखो, हमें यहाँ से चाहिए AC अपॉन AX, मतलब AX जो है वो नीचे रहना चाहिए। तो इन्वर्टेंडो मारो पहले, सो बाय इन्वर्टेंडो मारोगे तो ये आ जाएगा CX अपॉन AX इक्वल टू 1/2। अब कंपोनेंडो मारोगे तो ये आ जाएगा CX प्लस AX अपॉन AX इक्वल टू 1 + 2/2। यहाँ पे आपने मारा कंपोनेंडो बाय कंपोनेंडो, C मतलब कंपोनेंडो। AX प्लस CX करोगे तो ये आ जाएगा AC और नीचे है AX, ये आ जाएगा 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2AC इक्वल टू 3AX। प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये प्रूफ करना था। आई नो आप लोग में से बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे, बट जिन्होंने इतना स्टेप लिखा होगा, इतना स्टेप तक, और फिर उसके बाद 2 ट्रायंगल, किसी भी 2 फालतू ट्रायंगल को इक्वल बताया होगा, उनको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा,
ठीक है, 2 भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, वो सर्कल वाला कर। देखो ये क्वेश्चन में आपको 1.5 से 2 मार्क्स कैसे लेना था। इस क्वेश्चन में मतलब हमें कुछ समझ ही नहीं रहा है तो करना क्या है, तो 3 में से 2 करना था, पहला तीसरा कर लेना चाहिए था आपको। इसमें देखो हमें क्या करना है, हमें इसमें प्रूफ करना है कि ये और ये आर्क को माइनस करके इसका आधा करेंगे तो ये एंगल के इक्वल होगा। ये तो थियरम है हमारा। ना ना, ये गलती मत करना। थियरम में हमारा कॉर्ड था, यहाँ पे हमारा टेंजेंट है, ये फर्क है। ठीक है, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से पहली बात तो ये दोनों इक्वल होंगे। और क्या होगा, और ये पूरा का पूरा सर्कल है। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग क्या करना है। सबसे पहले देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये डेटा हम लोग लिख देते हैं। सेगमेंट सी बी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी और सेगमेंट सी डी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए डी। दोनों का रीजन एक कौन सा, टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बट क्वेश्चन में बोला नहीं है, हमें दिख रहा है बट फिर भी बोला नहीं है, तो इसीलिए अगर हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। और एंगल बी प्लस एंगल डी कितना, 180 डिग्री है। देयरफॉर जो एंगल ए प्लस एंगल सी होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे भाई, अरे ये दोनों 180 डिग्री हुआ, अब ये 180 डिग्री वहां जाके माइनस होगा। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा 360 माइनस 180, तो इसका मतलब ये आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इतना हुआ। ये दे दो इक्वेशन 1। अब देखो चर्चा किस किस आर्क की गई है, बी वाई डी की और बी एक्स डी की। तो यार ये तो पूरा सर्कल हो गया, तो इसको हमें ऐसे करना है। देखो दोनों आर्क को अगर हम लोग जोड़ेंगे, मेजर आर्क बी वाई डी प्लस मेजर आर्क बी एक्स डी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के, है ना। तो एक काम करते हैं यार, ये जो पहला इक्वेशन है ना, इसमें आरएचएस में 360 बनाते हैं तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए देखो एंगल ए, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन 1, इक्वेशन 1। ठीक है, इसको दे दो 2, तो इक्वेशन 1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 ऑफ एंगल ए 2 ऑफ एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। ये ले लो 3। ठीक है, सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, दोनों में आरएचएस में 360 है, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड जो ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी है वो इक्वल है मेजर आर्क बी वाई डी प्लस मेजर आर्क बी एक्स डी के। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार यहाँ बीच में प्लस आ रहा है, हाँ यार ये दिक्कत तो है। तो जरा आप लोग अगर ध्यान से देखो, तो इसको मिटा देता हूँ, अब जान गए हो आप। जे ध्यान से देखो तो एंगल सी क्या है, एंगल सी सेंट्रल एंगल है, तो एंगल बी सी डी इज अ सेंट्रल एंगल। और जो एंगल बी सी डी की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, एंगल बी सी डी विल बी इक्वल टू मेजर आर्क बी एक्स डी, है ना। ये सेंट्रल एंगल किसके इक्वल होता है, सामने वाले आर्क के। यहाँ पे लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल या थ्योरम ऑफ सेंट्रल एंगल, रीजन लिखना है। तो इसका मतलब मैं मेजर बी एक्स डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल सी लिख सकता हूँ, या तो मैं एंगल सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, यार ये बी सी डी नहीं सी ही है, बी सी डी लिखो सी लिखो बात वही है, बट आप लोग अभी बुरा मान जाओगे इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको दे दो 4। ठीक है, सो इसको लेकर आओ, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजर आर्क बी वाई डी प्लस मेजर आर्क बी एक्स डी माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल सी। ठीक है, सो मेजर आर्क बी वाई डी माइनस प्लस मेजर आर्क बी एक्स डी। अब देखो ये एंगल सी की वैल्यू क्या है, एंगल सी की वैल्यू है मेजर आर्क बी एक्स डी माइनस मेजर आर्क 2 है ना, तो ट्वाइस, चलो नीचे लिख देता हूँ, ट्वाइस मेजर आर्क बी एक्स डी। और हमें ये कहाँ से पता चला, ये हमें पता चला 4 से, तो फ्रॉम 4th। ठीक है, तो एक बी एक्स डी में से 2 बी एक्स डी गया तो कितना बचा, -1 बी एक्स डी। तो ये हो गया मेजर आर्क बी वाई डी माइनस मेजर आर्क बी एक्स डी। समझा कैसे हुआ, एक बी एक्स डी में से 2 बी एक्स डी गया तो -1 बी एक्स डी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल ए है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो जरा 2 को यहाँ ले लो, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा आधा किसका, मेजर आर्क बी वाई डी माइनस मेजर आर्क बी एक्स डी का। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सेट से आया है। ठीक है, इसमें बोला है डी ई एफ जो है वो ए बी सी के मिड पॉइंट्स है। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ जो कि ए बी का मिड पॉइंट है, ये ई हुआ जो बी सी का मिड पॉइंट है, ये एफ हुआ जो सी डी का इस ए सी का मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट है 2 - 2, इसके कोऑर्डिनेट है -7, 6, इसके कोऑर्डिनेट है 8, 5 और आपको इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का पता करने वो बोला है। ठीक है, हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं है, तो इसको x2 y2 ले लो, इसको x3 y3 ले लो और इसको x1 y1 ले लो। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो तरीका मैंने बताया था प्रॉब्लम सेट में कैसे करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट, मतलब स्टेटमेंट वगैरह फालतू बातें, डी ई एफ आर एम पीज मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी
बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली नहीं लिखे रहोगे तो भी चलेगा, रिस्पेक्ट देना जरूरी होता है, ठीक है। सो रिस्पेक्टिवली इतना हुआ। अब इसके बाद आपको पता है कि बाय मिड पॉइंट फार्मूला एक एक को लो, हाँ एक एक को लो, लाइन लाइन से करता हूँ, रुको 2 मिनट। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पॉइंट डी को लेंगे और ए बी से उसको रिलेट करेंगे, फिर हम लोग पॉइंट टी को लेंगे उसको बी सी से रिलेट करेंगे, और फिर पॉइंट एफ लेंगे उसको हम लोग ए सी से रिलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइन लाइन से हम लोग करेंगे, एक एक इक्वेशन बनेगा और सीधा सीधा सेंट्रॉइड का आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। अभी देखो आप लोग खुद शॉक हो जाओगे आंसर कैसे आ गया, तो जिनको नहीं आता रहेगा उनको, ओके, जिनको आता रहेगा उन लोग क्या शॉक होंगे, ठीक है। सो पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो भाई ऑलरेडी हमें x y पता है, इसका x क्या है -7 है ना, तो -7 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ गई, x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई -14, इक्वेशन 1 ले लो। और यहाँ से y क्या है, y है 6, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या आ गई, फिर y1 प्लस y2 की वैल्यू आ गई 12, ये ले लो इक्वेशन 2, ठीक है। अब पॉइंट ई को ले लो मिड पॉइंट, पॉइंट ई इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बी सी या साइड बी सी, यहाँ पे सेगमेंट लिखना ज़रूरी है, या फिर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब लाइन होता है, उसमें सेगमेंट साइड ये सबसे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पॉइंट ई अब की बार है, तो अब की बार देखो क्या होगा, अब की बार फिर से x इक्वल टू, इसको ले लो x2 हाँ ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो अब की बार फॉर्मूला x1 प्लस x2 नहीं बनेगा, अब की बार x1 y1 x2 y2 था तो x1 प्लस x2 बना, अब की बार x2 y2 x3 y3 है, तो अब की बार फॉर्मूला बनेगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। इसका x कितना है 8, तो 8 इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2, 2 वहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ गई 16, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। y क्या है 5, तो y इक्वल टू 5 है, तो y2 प्लस y3 अपॉन 2, देयरफॉर y2 प्लस y3 क्या आ जाएगा, y2 प्लस y3 आ जाएगा 10, ये हो गया 4th, ठीक है, इतना समझा। अब देखो पॉइंट f को ले लो मिड पॉइंट, पॉइंट f इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, साइड AC, देयरफॉर अब की बार क्या होगा 2 इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2 होगा, अब की बार x1 x3 हो गया ना, और -2 इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2 होगा, देखो शॉर्टकट मार रहा हूँ बिकॉज जगह कम है, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू आ गया 4 और y1 प्लस y3 इक्वल टू आ गया -4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1, 3, 5 को ऐड करना है सेपरेटली, एडिंग 1, 3 एंड 5 और एंड एडिंग सेपरेटली सेकंड, 4th एंड 6th, दोनों को सेपरेटली ऐड करना है। तो इसको देखो जब ऐड करोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, नहीं समझे, अरे भाई x1 प्लस x2, देखो x1 प्लस x2, ठीक है, x2 प्लस x2 2x2, x1 प्लस x1 2x1, x3 प्लस x3 2x3 इक्वल टू -14 प्लस 16 कितना हो गया 2, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड मार दो तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पे y वाला जब जोड़ोगे तो क्या होगा, y1 प्लस y1 2y1, y2 प्लस y2 2y2, y3 प्लस y3 2y3 इज इक्वल्स टू 12, 10, 22, 22 माइनस 4 18, पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड मार दो तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। अब पॉइंट G को क्या उसमें सेंट्रॉइड बोला था, मुझे चेक करने, सेंट्रॉइड का उसमें कोऑर्डिनेट ही नहीं बोला है, तो हम लोग अपनी मर्जी से G ले लेते, ठीक है। तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूँ बिकॉज ये फालतू है, ठीक, इसको भी थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ABC। हाँ, तो हम लोग खुद से मान लेते हैं कि पॉइंट G सेंट्रॉइड है, लेट पॉइंट G बी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो सेंट्रॉइड फार्मूला से G के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सेंट्रॉइड फार्मूला से G के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना है 3, तो 3 अपॉन 3, x कोऑर्डिनेट हो गया 1, और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना है 9, तो 9 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 3, तो y का कोऑर्डिनेट आ गया 3, x का कोऑर्डिनेट आ गया 1, देयरफॉर G के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 3, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, लास्ट के 2 कर ले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला था वो तो काफ़ी इजी था, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का 3 मार्क वाले का जो पहला क्वेश्चन था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, इसमें बस एक और नहीं बोलता तो फिर शायद आप लोगों से पूरा मार्क्स मिल जाता, मतलब लास्ट में वो बोल दिया ना A और B की वैल्यू रखो, तो मैं भी कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो गए हूँ,
तो इसमें क्या बोला है, अगर ए बी नेचुरल नंबर है और ए बी से बड़ा है और ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, मतलब ये क्या है, ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab ये क्या है, ये साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। तो अगर ये साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है तो तुम प्रूव करो कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्वियसली आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया हुआ है, आप सबसे बड़े वाले का स्क्वायर करो, ठीक है। कंसीडर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए की पावर 4 प्लस 2ab मतलब 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो कि ऑलरेडी स्क्वायर है, तो b की पावर 4, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ जो दो छोटी साइड है उनका स्क्वायर करके सम करो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करो और सम करो 2ab के स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा ये 2, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो RHS इक्वल है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 जो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर है, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के स्क्वायर के और 2ab के होल स्क्वायर के सम के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 2ab क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बहुत ईजी था यार ये क्वेश्चन, ठीक है, बट लॉजिक चाहिए था, थोड़ा सा समझना था कि ये कंसेप्ट लगाना है आपको। देयरफॉर जो ट्रायंगल ABC है, मतलब जो ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल इज, देयरफॉर गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यहाँ पे रीजन लिखोगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, नहीं लिखा होगा तो भी चलेगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको लास्ट में बोला था ए और बी को लेके उसकी साइड भी बना लो, तो ले लो भाई ए को ले लो 2, क्योंकि ए हमेशा बी से बड़ा रहेगा, तो ए को ले लो 2, बी को ले लो 1, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3, 2ab क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 1 जा 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 3 4 5, देयरफॉर 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स या जो भी लास्ट में बोला था वो आप लोगों को लिख देना है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन करते हो, कंस्ट्रक्शन पर था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं, जिसमें आप लोगों को पॉइंटो क्या बोला है, पॉइंटो सेंटर बोला है, और फिर बोला है कि लार्जर सर्कल के पॉइंट P पर रख के, एक पॉइंट P रखो लार्जर सर्कल पे, वहां से एक टेंजेंट बनाओ और फिर उस टेंजेंट की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से पता करो। तो बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या। कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर, तो मतलब आपको सेंटर वही रखना था, ठीक है। तो मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ वो पॉइंट P बोला था या पॉइंट A बोला। क्वेश्चन में पॉइंट A बोला था। सबसे पहले छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो ये आपने सेंटर लिया, यहाँ से राउंडर लेके आपने एक सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर का, फिर आपने यहीं पे राउंडर रखना है क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है। 5 सेंटीमीटर का आपकी बार आपको सर्कल बनाना है, तो 5 सेंटीमीटर का सर्कल लेट से ये बना, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि ये लार्जर सर्कल पे एक पॉइंट A लो और यहाँ से इस स्मॉलर सर्कल पे एक टेंजेंट बनाओ। तो यहाँ पे रख के टेंजेंट हम कैसे बनाया करते थे, यहाँ से हम लोग लाइन को एक्सटेंड करते थे, फिर पॉइंट A पर रख के O को परपेंडिकुलर हम लोग बाइसेक्ट करते थे, तो ये आर्क कैसे मारते थे, ये आर्क कैसे मारते थे, और ये बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। फिर ये पॉइंट पे रख के यहाँ आर्क मारते थे और फिर यहाँ आर्क मारते थे, ठीक है। आर्क मारने के बाद क्या होता था, हम लोग यहाँ पे ऐसा एक टेंजेंट बना दिया करते थे, तो ये हमारा टेंजेंट बन गया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये भी तो रेडियस ही है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हुआ। और ये जो OA है, OA क्या है, OA है बड़े वाले सर्कल का रेडियस, और तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 5, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये क्या है, ये तो टेंजेंट है, इसी की तो लेंथ हमें पता करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना था आपको, इसको P दे दो और फिर कुछ और नाम नहीं देना है आपको, ठीक है। समझे, मार्क्स कहाँ कहाँ है, 2 मार्क्स से आपका फिगर पे और 1 मार्क्स से आपका टेंजेंट निकालने पे। फिगर आपको कैसे बनाना है, पहले 3 सेंटीमीटर का आपने सर्कल बनाया, फिर आपने 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, फिर इसी O से एकदम लाइन खींची और इस पर एक पॉइंट A लिया, और फिर इस A से जैसा आप आंख वाला टेंजेंट बनाया करते थे ना, कैसे बनाते थे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते थे, आर्क मार के फिर टेंजेंट ड्रॉ करते थे, ऐसा करते थे। फिर यहाँ पे रख के आपने इस टेंजेंट को बनाया। इस टेंजेंट को बनाने के बाद जो OA है वो बड़े वाले सर्कल, OA क्या है, OA है बड़े वाले सर्कल का रेडियस, और वो क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर बोला है। OP जो है वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, जो कि क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर बोला है, तो इसका मतलब ये 5 है, ये 3 है, तो टेंजेंट कितना आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा आपका, देखो फॉर्मूला लगा दो ना, OA स्क्वायर इक्वल टू
ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, कौन सा थियरम, पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम। तो इसका मतलब ओ ए स्क्वायर, ओ ए कितना है भाई 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए पी पता नहीं, और ओ पी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16, तो ए पी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो टेंजेंट था उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह आप लोग जानते हो यार, कैसे स्टेटमेंट लिखोगे, इन ट्राइंगल ओपीए एंगल ओपीए इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखोगे, इतना सॉल्व करोगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैथ्स 2 का पेपर था, हार्ड आया था, काफी हार्ड आया था, आई नो बहुत ज्यादा हार्ड था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप स्कोर नहीं कर सके, थोड़े बहुत पेपर हार्ड उन लोगों ने जानबूझ के बनाया, बिकॉज आई थिंक मैथ्स 1 आसान बनाया था, तो उन्होंने मैथ्स 2 हार्ड कर दिया। तो आप लोग साइंस 1 पे फोकस करो, वीडियोस आएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।